वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 14 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ ऑफलाइन बैच के बारे में। आपको पता है कि ओनली आईएएस की ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो पहली बैच है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हुई थी। कई सारे लोगों ने इस बैच को ज्वाइन तो करना चाहा लेकिन वो कर नहीं पाए, तो उनके पास एक दूसरा मौका है। नेक्स्ट बैच आपकी 1 अगस्त 2022 से शुरू होने वाली है और आप इस बैच के लिए 25 जुलाई तक खुद को एनरोल कर सकते हैं। ये बैच मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट होनी है। मोस्ट प्रोबेबली इस बैच को मैं ही स्टार्ट करूंगा। ऑफलाइन बैच ओल्ड राजेंद्र नगर में जो ऑफिस है वहीं पर कंडक्ट की जानी है। अगर आप इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, आपके पास कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं ऑन दिस नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे पास बहुत ही अच्छे थोड़े से कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला आर्टिकल मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके बारे में न्यूज़ क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने अभी हाल ही में एक रजिस्ट्री तैयार की है, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, MS शॉर्ट में। इसमें ना केवल जो इंडियन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी होती है इसका डेटा होगा हमारे पास, बल्कि अलाइड डीमिलिनेटिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, हम उनका भी डेटा तैयार करेंगे। और जो डेटाबेस तैयार होगा उसे IMSRN कहा गया है, यानी कि इंडियन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड अलाइड डीमिलिनेटिंग डिसऑर्डर रजिस्ट्री एंड रिसर्च नेटवर्क, ये इसका नाम है। अब काइंड ऑफ रजिस्ट्री है, तो रजिस्ट्री में क्या होता है? डेटाबेस होता है। ये जो रजिस्ट्री होगी इसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी, पूरा डेटा होगा, स्टोरेज, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं, उनमें कितना सुधार हुआ, क्या आउटकम्स रहे, कैसे उसे मैनेज किया गया, इन सभी चीज़ों का डेटा आपको इस रजिस्ट्री में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, एक रजिस्ट्री बनाई गई, उस रजिस्ट्री में हमें इस बीमारी का प्रॉपर डेटा मिल जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये बीमारी है क्या? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आपको पता है हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का एक जाल होता है, बहुत सारी नसें, बहुत सारे नर्व्स। ये नर्व्स कंट्रोल होते हैं दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, एक ब्रेन से और दूसरा हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ये जो नर्वस सिस्टम है ये हमें मूवमेंट देता है। आप अपने हाथों को, पैरों को, अपने सिर को हिला पाते हैं, उसे मोड़ पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। जो नर्व का एक फाइबर होता है, उस फाइबर के ऊपर एक लेयर होती है। ये जो लेयर होती है ये एक सब्सटेंस की बनी होती है जिसे मेलिन कहा जाता है। आप देख रहे हैं, इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये एक नर्व का फाइबर है और इसके ऊपर एक मेलिन की लेयर है। होता क्या है इस बीमारी में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में? ये जो लेयर है मेलिन की, ये डिस्टॉर्ट होने लगती है, ये टूटने लगती है। और जब ये लेयर यूं ऐसे टूटने लगती है तो आपको पता है कि आपका नर्वस सिस्टम अगर डिस्टॉर्ट हो गया तो आप मूव नहीं कर पाएंगे, पैरालिसिस हो सकता है या कई प्रकार की अन्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो हमारे नर्व्स का जो नर्व फाइबर होता है, इसके ऊपर जो मेलिन की ये लेयर होती है, इसका डिस्टॉर्ट हो जाना, इसका हट जाना, टूट जाना, इसे ही डीमिलिनेटिंग कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ऐसी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं जब ये प्रक्रिया हो जाती है। तो अब ऐसा होता क्यों है? मतलब हमारी नर्व फाइबर के ऊपर से मेलिन की लेयर खत्म क्यों होने लग जाती है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छी तरीके से काम ना कर रहा हो और हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर दे हमारे नर्व फाइबर को, ये जो मेलिन की शीटिंग है इसको। इसके बाद हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी नर्व्स को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता और प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं MS के? विजन लॉस होना, चीज़ों का एक से ज़्यादा दिखना, बहुत तेज पेन होना, फटीग या इम्पेयर्ड कंडीशन, हाथों पैरों का मूवमेंट अच्छी तरीके से ना हो पाना। ये सिम्टम्स, सीवियरिटी और इनका ड्यूरेशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कौन होते हैं प्रभावित? ये ज़्यादातर 20 से 40 साल की उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, हालांकि बच्चों में और एडोलेसेंट्स में भी हो सकता है। ये काफ़ी रेयर डिसीज़ है, ऐसा नहीं कि हर किसी को होती रहती है, और इंडिया में इसके अकरेंस कम देखे जाते हैं। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका अकरेंस ज़्यादा देखा जाता है, बट ये इंडिया में भी होती है। क्या इसका कोई इलाज है? नहीं, इसका कोई भी इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट का सिंपल सा तरीका ये है कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रीट करते हैं ताकि अटैक से जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम रिकवर कर सकें और जो डिसीज़ है उसका कोर्स ऑफ एक्शन मॉडिफाई कर सकें और सिम्टम्स को मैनेज कर सकें। सो दैट इज़ द ओनली वे। जो रजिस्ट्री है उसके जरिए हमें पेशेंट्स का पूरा डेटा हम अच्छी तरीके से रख पाएंगे, उनका नेचर क्या है बीमारी का और उसमें कैसे सुधार हुआ, इन सभी चीज़ों का डेटा इस रजिस्ट्री में हम तैयार करेंगे। IMSRN ये क्या है? अक्टूबर 2021 में न्यू दिल्ली के एम्स के साथ अटैच करके इस सेंटर को बनाया गया। इस सेंटर का बेसिक काम ये है कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये बीमारी है, इसके संबंध में प्रॉपर जो डेटाबेस है उसको कलेक्ट करना और उसका रिसर्च देखना। फर्दर जो डीमिलिनेटिंग डिसऑर्डर कई अन्य प्रकार के होते हैं उनके बारे में भी रिसर्चेस करना।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उम्मीद है आपने समझ लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में है, PIMS। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया PIMS। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं इंपोर्ट पॉलिसी में। ये कहा गया कि पहले जो इंपोर्ट बिल्कुल फ्री था, जब मर्जी जितना चाहो इंपोर्ट कर लो, अब हम इसमें कुछ रेगुलेशंस लगाएंगे। एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना होगा अंडर PIMS अगर कोई भी पेपर का इंपोर्ट करना चाहता है तो, मतलब पेपर का इंपोर्ट अब अंडर रेगुलेशन होगा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में भी कई सारे पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं। अगर हम बहुत सारा पेपर का इंपोर्ट दूसरे देशों से ही करेंगे तो इंडिया में जो पेपर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंसेंटिवाइज कैसे होंगे? इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT की तरह। पर्पस क्या है? अब मैंडेटरी होगा कि 201 प्रकार के, यानी कि 201 टाइप्स ऑफ पेपर्स का जो इंपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें ग्लेज्ड न्यूज प्रिंट्स, चमकते हुए पेपर्स होते हैं, हैंडमेड पेपर या टिश्यू पेपर्स जिनका इंपोर्ट किया जाता है, उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, बताना होगा आप कितने अमाउंट का पेपर इंपोर्ट करना चाहते हैं, किस वैल्यू का इंपोर्ट करना चाहते हैं। हालांकि सभी प्रकार के पेपर पे ये रेगुलेशंस नहीं लगेंगे, जैसे कि करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड्स, चेक पेपर और सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर्स। इन्हें इस प्रकार के मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के बाहर रखा गया है, इनका इंपोर्ट किया जाता रहेगा। फीचर्स की बात करें तो अगर मान लीजिए पर्सन ए हैं, उन्हें सपोज करते हैं किसी एक कंट्री से, कंट्री एक्स से पेपर का इंपोर्ट करना है, उन्होंने वहां से एंट्री ले ली, मतलब ये पता कर लिया कि हाँ मुझे इस क्वांटिटी में पेपर इस जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे इंपोर्ट करना है। आपको डील आपकी रेडी हो गई है और अब आपको इंपोर्ट करना ही है। आपको पता है कि आज जो आपका इंपोर्ट है वो विदिन 75 डेज या अगले महीने तक आपका इंपोर्ट आ जाएगा। तो आप जाइए, जो PIMS का ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ पे खुद को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करते वक्त 500 रुपये की आपको फीस पे करनी होगी। आपको ध्यान देना होगा कि जब आप खुद को रजिस्टर करें तो रजिस्ट्रेशन जो है 500 रुपये का, ये केवल 75 डेज तक ही वैलिड रहेगा। तो विदिन 75 डेज आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए। या फिर आपको ये भी ध्यान देना है कि सपोज करिए आपने ये रजिस्ट्रेशन करने में डिले किया, आपका जो इंपोर्ट है वो आपको उम्मीद है कि आज से सपोज करते हैं किसी महीने की 25 तारीख को आ जाएगा, तो आप 20 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। इंपोर्ट आने के 5 दिन पहले तक आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। और एक बार रजिस्ट्रेशन आपने किया 75 डेज तक वैलिड रहेगा। और एक रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जो भी आपके पास वैल्यू अप्रूव की गई है उसमें कई सारे बिल्स में इंपोर्ट कर सकते हैं, कई सारे कंसाइनमेंट मंगा सकते हैं। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जिसके जरिए आप मल्टीपल कंसाइनमेंट बिल एंट्री तैयार कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस यही है कि हम इससे इंपोर्ट को कर्ब करेंगे और जो इंडिया में पेपर प्रोड्यूसर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है वो उसको भी असिस्ट कर रहा है, ये पूरा इनिशिएटिव। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के बारे में है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने 8th राउंड ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम का लॉन्च किया है। आपको ये टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। एक्रेज, एक्रेज जो टर्म है वो एकड़ से निकला है। इसका मतलब होता है एरिया ऑफ लैंड, मतलब एक पीस ऑफ लैंड जिस पर कुछ लाइसेंसिंग की जाएगी, लाइसेंस दिया जाएगा, और जो लाइसेंसिंग होगी ये ओपन टाइप की होगी, यही इसका मतलब हुआ। खैर, थोड़ा और कहानी को डिटेल से समझना पड़ेगा। इनिशियली हम देखिए, हम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, दैट्स ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं होता, एक्सप्लोरेशन नहीं होता, होता है, थोड़ा बहुत होता है। 1997 के पहले जो भी एक्सप्लोरेशन होता था उसे मेजरली गवर्नमेंट ही करती थी। 1997 तक कई सारी प्राइवेट एंटिटीज़ थी जो इस प्रकार के एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्टेड थी। उन्होंने कहा हमको भी अलाउ कर दो, हम भी यहाँ से तेल निकालेंगे। सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, आपको अलाउ कर देते हैं। तो सरकार इसके लिए लेकर आई नेल्प। उन्होंने कहा आप लोग नए प्लेयर्स हैं जो एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, तो आप न्यू हैं, तो हम आपके लिए न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लेकर आते हैं। तो नेल्प के तहत जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको भी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए अलाउ किया गया। ऑयल एक्सप्लोरेशन का तरीका क्या था? सरकार ने एक्सप्लोर कर लिया, रिसर्च कर ली कि ये एरिया है जहां पर ऑयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मिल सकती है, तो फिर बिडिंग की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। नोटिफिकेशन में कहा जाएगा कि देखिए अब हम बिडिंग करवाने वाले हैं, जिसको बिडिंग करनी है वो आ जाए। नोटिफिकेशन आ गई, सब लोग वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन आ गई, अब सारे प्लेयर्स बिड करने के लिए आ गए। अब जब सब लोग इस पीस ऑफ लैंड में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बिडिंग करेंगे तो उन्हें ये पीस ऑफ लैंड मिल जाएगा कि आप एक्सप्लोर करिए। नेल्प बहुत अच्छा है क्योंकि अब प्राइवेट प्लेयर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन नेल्प के साथ कुछ दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि अगर आपको कोई भी ऑयल फील्ड चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा, वेट फॉर द नोटिफिकेशन। दूसरी समस्या ये थी कि आपको जिस चीज के लिए लाइसेंस दिया गया है आप केवल उसी चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको क्रूड ऑयल का लाइसेंस दिया गया है तो आप केवल क्रूड ऑयल निकालेंगे वहां से। अगर नेचुरल गैस मिल रही है तो आप उसे नहीं निकाल सकते। अगर कोल बेड मीथेन निकल रही है तो आप नहीं निकाल सकते। शेल ऑयल निकल रहा है तो नहीं निकाल सकते। गैस हाइड्रेट्स निकल रहे हैं तो आप नहीं निकाल सकते। आपने जिस चीज का लाइसेंस लिया है आप सिर्फ वही निकालेंगे।
अगर कोई और चीज़ मिल रही है तो आपको उसका लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। ये दूसरी समस्या। तीसरी समस्या ये थी कि अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा आपको सरकार को देना होगा, मे बी 10%। अब यहाँ दिक्कत ये होती थी कि मामला प्रॉफिट का है। प्रॉफिट का मामला होने से ये था कि अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी को 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को मैनिपुलेट करेगा कॉस्ट दिखा के और बोलेगा हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमें तो केवल 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और वो उसका 10% सरकार को देना चाहेगा। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन था वैल्यू शीट्स का वो किया जाता था ताकि प्रॉफिट कम करके दिखाया जा सके। तो नेल्प की इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते जो कंपनीज थी वो हेल्प मांग रही थी, कह रही थी हमें मदद चाहिए, हमें हेल्प चाहिए, नेल्प से हमारा काम चल नहीं रहा है, वी नीड हेल्प। आखिर सरकार ने मन बनाया और फाइनली 2016 में सरकार लेकर आ गई हेल्प। हेल्प का फुल फॉर्म था हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। यहां पर जो मैंने कहा कि नोटिफिकेशन आएगी और फिर आप बिड कर सकते हैं ऑयल फील्ड के लिए, इसे क्लोज्ड एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी कहा जाता था। सरकार ने यहां पर सबसे पहले तो ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी को अडॉप्ट किया। पहली प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। अब आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपको पता है कि इस एरिया में ऑयल है, सरकार से जाके बोलिए कि हम यहाँ पे बिड करना चाहते हैं, इस एरिया में हमें ऑयल एक्सप्लोर करना है। गवर्नमेंट आपको मतलब उसको इवेलुएट करेगी और फिर वो बिडिंग ओपन कर देगी और भी प्लेयर्स आना चाहते हैं तो आ जाएं, जो अच्छे पैसे देगा उसे ये ऑयल फील्ड दे दिया जाएगा। तो वेट वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व। दूसरा, जो क्लोज्ड एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसे ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब आपने एक चीज के लिए लाइसेंस लिया है, आप सिर्फ वही नहीं निकालेंगे, अगर कुछ और भी मिल रहा है तो आप निकालिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो प्रॉफिट पेमेंट किया जा रहा था कंपनी से द्वारा, जिसे कहा जाता था प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इसे स्क्रैप कर दिया गया और इसकी जगह पे लाया गया रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये है ही नहीं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, हम इसके चक्कर में पड़ेंगे नहीं, आपका रेवेन्यू कितना आया, आपने कितने का ऑयल बेचा, 100 रुपए का बेचा ना, तो चलिए 5 रुपए हमें दीजिए, आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ हमें मतलब नहीं, आप रेवेन्यू पे हमको दीजिए। तो ये जो वैल्यू शीट्स को मैनिपुलेट किया जाता था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो नेल्प की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2016 में क्या आया, हेल्प। और हेल्प में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, आप जिस चीज को एक्सप्लोर करने गए हैं कुछ और भी निकलता है तो एक्सप्लोर करिए, टेंशन की बात नहीं है, बार बार आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ओपन। ये तो हो गया पूरा मामला। कई राउंड में लाइसेंसिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, 8वां राउंड अभी हुआ तो ये न्यूज में आया, आपको सब समझ में आ गया। वैसे इसे इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था ताकि जो हमारा ऑयल इंपोर्ट है, हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट है, हम उसे 2022 तक 10% तक रिड्यूस कर दें और इंडिया में ही ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को हम बूस्ट करें। पहले जो रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, पहले जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल था पीएससी, इसे स्क्रैप करके हमने हेल्प के जरिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को अडॉप्ट किया। फर्दर ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी आई, जिसके तहत आपको लाइसेंस मिल गया तो मिल गया, जो मिलता है एक्सप्लोर करिए, जो ब्लॉक्स हैं वो आप अपनी चॉइस से कार्व आउट कर लीजिए। नेशनल डेटा रिपोजिटरी के जरिए आपको पता चल जाएगा कि कहां पर कौन से ऑयल फील्ड्स हैं, और उसके बाद आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाइए, EIO, हम चाहते हैं यहाँ पे बिड करना, सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देगी। जो ब्लॉक्स हैं उन्हें साल में 2 बार इन जनरल बिडिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा। जो सिंगल लाइसेंस है वो सभी चीजों को कवर करेगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस, कोल बेड मीथेन, शेल ऑयल और गैस हाइड्रेट्स, बार बार लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। अगला, इससे जो ग्रेडेड रॉयल्टी रेट्स थे उनमें भी थोड़ा इंट्रोडक्शन किया गया। अलग अलग जगहों पर ऑयल एक्सप्लोर करने में अलग अलग खर्चा आता है। जैसे अगर आप वाटर्स में, पानी में, समंदर में ऑयल एक्सप्लोर करेंगे ज़्यादा खर्चा आएगा, और गहराई में पानी में जाएंगे और ज़्यादा खर्चा आएगा। तो रॉयल्टी को एग्जेम्प्ट किया गया 7 सालों के लिए। आप पहले खुद फायदा कमाइए, उसके बाद आप रॉयल्टी दीजिएगा। जो रॉयल्टी है उसे डीप वाटर के लिए 5% और अल्ट्रा डीप वाटर के लिए 2% रखा गया, ताकि कंपनीज को ज़्यादा फायदा हो और वो ऑयल एक्सप्लोर करें। सेस को भी क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल पर से सेस हटाया गया, एग्जम्पशन दिया गया, और कस्टम ड्यूटी ऐसे इक्विपमेंट पर से हटा ली गई जिनका इस्तेमाल इस प्रकार के एक्सप्लोरेशन में होगा। फुल मार्केटिंग एंड प्राइसिंग फ्रीडम दी गई, गैस जो भी प्रोड्यूस की जा रही है। फर्दर, अगर किसी ने गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है और वो आगे भी एक्सटेंशन चाहता है लाइसेंस का, तो 8 साल तक का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा ऑनलैंड। शैलो वाटर में 10 साल तक का, मैं यहाँ पर देखिए 8 साल ऑनलैंड और शैलो वाटर के लिए, और 10 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है डीप वाटर फ्रंटियर एरियाज के लिए। गवर्नमेंट ने OALP बिड राउंड 8 अभी हाल ही में 10 ब्लॉक्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट इज द रीजन कि ओपन एग्रीज लाइसेंसिंग पॉलिसी न्यूज में आई। ये 10 ब्लॉक्स हैं, इसमें से अगर आप देखिए तो 9 सेडिमेंट्री बेसिन में हैं, जिसमें 2 आपको लैंड ब्लॉक्स में मिलेंगे, 4 शैलो वाटर बॉडीज में, 2 डीप वाटर ब्लॉक हैं, और 2 जो हैं वो अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स हैं। तो ये पानी में कितनी गहराई पे है इस पर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपने आसान भाषा में समझ लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के बारे में है। इन्होंने अभी हाल ही में NCR नेशनल कैपिटल रीजन को डिक्टेट किया है, डायरेक्ट किया है कि आप स्टैंडर्ड लिस्ट तैयार करिए उन फ्यूल्स की जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। बात करते हैं CAQM क्या है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब इसके लिए कोई एक्ट आया था? बिल्कुल।
नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म किया गया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के तहत। काम वही है, कोऑर्डिनेट करें, रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, उन्हें रिजॉल्व करें ताकि जो भी पोल्यूशन है उसे कम किया जा सके दिल्ली एनसीआर रीजन में। आसपास के एरियाज भी इसमें कवर होते हैं, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जो एनसीआर का रीजन है उससे जुड़े हुए जो भी एरियाज हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप पोल्यूशन फैलाएंगे तो दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन आ जाएगा, तो उसे भी रेगुलेट किया जाता है। कमीशन में एक फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हो सकते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी। उनका टर्म या तो 3 साल तक होगा या 70 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। कई सारी मिनिस्ट्रीज के भी मेंबर्स इसका हिस्सा होते हैं। एक्सपर्ट्स होते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, इसरो से, और सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को भी इसका हिस्सा बनाया जाता है। काम बिल्कुल साफ है, आप कोऑर्डिनेट करिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ कि पोल्यूशन कम हो। फर्दर प्लान बनाइए, उसे एग्जीक्यूट करिए। इसके अलावा फ्रेमवर्क तैयार करिए कि हम एयर पोल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। रिसर्च कंडक्ट करिए, कोशिश करिए कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन शामिल हों, पोल्यूशन कम हो। ट्रेनिंग दीजिए, स्पेशल वर्कफोर्स तैयार करिए जो पोल्यूशन को काउंटर कर सके। कई सारे एक्शन प्लान तैयार करिए, प्लांटेशन बढ़वाइए और जो स्टबल बर्निंग है उसे कंट्रोल करिए ताकि पोल्यूशन रोक सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में है। कई सारी पिक्चर्स रिलीज की गई हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा, जिन पिक्चर्स को लेकर सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये अभी तक का बनाया गया सबसे पावरफुल ऑर्बिटल ऑब्जर्वेटरी है। क्या है ये पिक्चर्स और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? नासा ने हाल ही में डीप फील्ड फोटो एक बहुत ही डिस्टेंट गैलेक्सी की खींची है। इनफैक्ट ये गैलेक्सी क्लस्टर है, नाम दिया गया है स्मैक्स 0723 SMACS। गैलेक्सी क्लस्टर होने का क्या मतलब है? इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत दूर से फोटो खींची गई है। ऐसी फोटो है, यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये गैलेक्सीज हैं। बहुत ही खूबसूरत फोटो है। इन गैलेक्सीज के बारे में हमारी भी एक गैलेक्सी आकाशगंगा नाम है ना, मिल्की वे, वैसे ये बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इस पिक्चर को क्लिक किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। ये तो एक पिक्चर क्लिक की। दूसरा था, उन्होंने एक कलेक्शन जो गैलेक्सीज का है उसको क्लिक किया है। इसे भी आप गैलेक्सी क्लस्टर ही कहिए, हालांकि इसमें जैसे इस गैलेक्सी क्लस्टर में तो खूब सारी गैलेक्सीज हैं, न्यूमरस नंबर में है, बट ये जो गैलेक्सी क्लस्टर है इसमें 5 गैलेक्सीज हुआ करती थी, ऐसी मान्यता थी। स्टीफेंस क्विंटेट इस गैलेक्सी क्लस्टर का नाम हुआ करता था। इसे हमने खोजा था 1877 में, इस गैलेक्सी क्लस्टर को। अभी तक की अवधारणा ये थी कि इसमें 5 गैलेक्सीज हैं, लेकिन जब हमने फोटो खींची तो पता चला कि केवल 4 ही हैं। 1 2 3 4 5 दिखती थी, क्योंकि एक इसके रिजेंबलेंस में आ जाती थी, लेकिन एक बहुत नजदीक है। ये सब लगभग 200 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जबकि जो 5वां वाला है वो महज 40 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो वो इस गैलेक्सी क्लस्टर का पार्ट नहीं है। ये चारों एक साथ हैं, वो उनसे बहुत दूर है। तो देखिए, पिक्चर खींचने का फायदा मिला। हमें लगता था इसमें 5 गैलेक्सीज हैं, लेकिन अब समझ में आया कि 4 ही हैं, एक तो बहुत दूर है, देखने पे साथ दिखता है बस। तो ये तो पिक्चर्स आई हैं। इसे खींचा है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। ये नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। अभी तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। ये बहुत ब्रॉड रेंज में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, कॉस्मोलॉजी के फील्ड में, और ये एक्सप्लोर कर सकता है, पिक्चर्स क्लिक कर सकता है जो पहली गैलेक्सीज बनी थी हमारे यूनिवर्स में, उनकी डिटेल्ड एटमॉस्फेरिक कैरेक्टराइजेशन कर सकता है हमारे पूरे स्पेस का। इसीलिए इस टेलीस्कोप को टेलीस्कोप दैट एट एस्ट्रोनॉमी भी नाम दिया गया है। मतलब एस्ट्रोनॉमी की इसने दशा और दिशा दोनों बदल दी। ये कहा जाता है कि ये पास्ट में जाके देख सकता है, भूतकाल में जाके देख सकता है। कैसे? यहाँ पे जो गैलेक्सीज हमें इस पिक्चर में दिख रही हैं, इनमें से कई सारी गैलेक्सीज ऐसी हैं जो 30 बिलियन ईयर्स पहले की हैं। 13 बिलियन ईयर्स, 30 नहीं, 13 बिलियन ईयर्स पहले की हैं। आपको पता होगा कि 13.8 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था बिग बैंग, और तब पूरा यूनिवर्स बना था, जैसा कि हाइपोथेसिस है। और अगर हम 13 बिलियन ईयर्स एगो की गैलेक्सीज की फोटो खींच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम पास्ट में जाके फोटो खींच रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि हमें किसी चीज की पिक्चर तब मिलेगी जब उसकी लाइट हम तक पहुंचेगी। इस लाइट को ट्रेवल करके आने में हमारे तक 4 बिलियन साल, 6 बिलियन साल, 13 बिलियन साल लग गए हैं। हो सकता है ये गैलेक्सी अभी तक वहां हो भी कि ना हो सकता है वो खत्म हो चुकी हो। हाँ, उसकी लाइट हमारे तक अभी आई है। तो एक्चुअली में जो ये पिक्चर्स खींची गई हैं, ये बहुत पहले की हैं। इस तरीके से जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये पास्ट में जाके पिक्चर्स क्लिक कर रहा है, बहुत पीछे जाके पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। और ये भी कहा जाता है कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये डार्क एज में जो सिचुएशन थी हमारे यूनिवर्स की, उसको भी एक्सप्लोर कर सकता है। अब डार्क एज क्या है? डार्क एज का मतलब यह है, हमें पता है कि हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग बिग बैंग 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। जब बिग बैंग हुआ तो पूरे यूनिवर्स में एक फ्लूइड फैल गया, एक बहुत बड़ा विस्फोट जो एक बहुत ही सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और एक प्लाज्मा या एक मैटर जो यूनिवर्स में एक्सपेंड हुआ, जो फैलना शुरू होता है, वो अल्ट्रा हॉट था, बहुत ही ज़्यादा डेंस था। फिर धीमे धीमे ये फैलना शुरू होता है और कूल होता जाता है। जब ये बिग बैंग होता है तो उस दौरान
जो सिचुएशन थी वो कुछ ऐसी थी, आप इसको देखिए, ये बिल्कुल हॉट प्लाज्मा, इसके बाद ये एक्सपेंड होता है और धीमे धीमे ठंडा होने लगता है, इसका टेम्परेचर गिरता है। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब बिल्कुल डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में आ जाता है, उसमें कुछ नहीं होता, केवल डार्क मैटर रहता है, ठीक है। अब ये जो डार्क मैटर है, इसका मतलब बिग बैंग होने के जस्ट 1 सेकंड बाद ही ये जो पूरा मैटर है ये लगभग 1 ट्रिलियन माइल्स में फैल गया और टेम्परेचर 18 बिलियन फ़ारेनहाइट लगभग 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस का रहा होगा। 4 लाख सालों के बाद ये जो बिग बैंग है, ये पूरा यूनिवर्स लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर्स में फैल गया और टेम्परेचर लगभग 5500 फ़ारेनहाइट के आसपास आ गया। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में जो स्पेस था, इसमें एक स्मूथ सूप हाई एनर्जी पार्टिकल्स का फैल गया। रेडिएशन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब यूनिवर्स में फैलते चले गए और इसके रिजल्टेंट बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, नेबुलास बने, ब्लैक होल्स बने। ये पूरी प्रक्रिया चली है। अब जो ये डेवलपमेंट हुआ है, अगर आप इसे यहां पे देखना चाहेंगे, तो जब बिग बैंग हुआ तो बिल्कुल हॉट प्लाज्मा था, इसके बाद ये बिल्कुल ब्लैक मैटर के तौर पे फैल गया। जब वहां कुछ भी नहीं था, केवल ब्लैक मैटर था, तो इसे कहा जाता है डार्क एज। हम इसे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दी जेम्स वेब टेलीस्कोप। उसके बाद पहली लाइट इमर्ज होती है, यहाँ पे कुछ लाइट्स इमर्ज होती हैं और फिर ये गैलेक्सीज बनती हैं, स्टार्स बनते हैं, ये सब टुडे का मामला यहाँ पे है। तो अब इसे डार्क एज को स्टडी करने के लिए हमें पहली लाइट को स्टडी करना होगा, क्योंकि लाइट के अलावा तो हमको स्टडी कर भी नहीं पाएंगे ना डार्क एज को। तो हमें यहाँ पे पहुंच के इसे स्टडी करना है ताकि हम इस डार्क एज की जानकारी लगा सकें। ये पूरा मामला है इस जेम्स वेब टेलीस्कोप का और यूनिवर्स के डार्क एज का। इसके जरिए हम फर्स्ट लाइट को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है 2018 के प्रीलिम्स का, लाइट ग्रेविटी से अफेक्ट होती है, यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है, मैटर जो है वो स्पेस टाइम को रैप करके रखता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो एल्बर्ट आइंस्टीन की है उसके अकॉर्डिंग। सो डी इज द आंसर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेरोव्स्काइट सोलर सेल के बारे में है। साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में कोडोपेंट आइडेंटिफाई किया है, जिसके माध्यम से हम कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हैं, जैसे ZnO, In2O3 और SnO2, और इसकी मदद से हम और अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल्स बना सकते हैं। अभी कोडोपेंट क्या होता है, डोपेंट क्या होता है? डोपेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी बहुत ही प्योर मटेरियल में मिला के उसे इम्प्योर बनाया जाता है। इम्प्योर बनाने का मतलब होता है कि उसकी इफिशियंसी को थोड़ा और बेटर कर लें। इसी उद्देश्य से किसी भी चीज़ में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, उसे स्टेबल करने के लिए, उसके कैरेक्टर को बदलने के लिए। जैसे प्योर गोल्ड है तो आप उससे बहुत अच्छा ऑर्नामेंट नहीं बना पाएंगे, इसलिए कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है। ऐसे कई सारे जो मेटल्स होते हैं उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, उसे ही डोपेंट कहा जाता है। सिलिकॉन आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही कॉमन सेमीकंडक्टर है जिसकी मदद से हम सोलर सेल्स बनाते हैं, लेकिन ये महंगा है, आसानी से मिलता नहीं और इसकी इफिशियंसी भी कम है। काफ़ी लंबे समय से हम कोई ऐसी चीज़ खोज रहे हैं जिससे हम सोलर पैनल्स की इफिशियंसी को और बढ़ा सकें, और इस दिशा में पेरोव्स्काइट्स एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। ये क्रिस्टलाइन मैटर होता है, मेटल होता है जो सिलिकॉन को रिप्लेस कर सकता है, एक ऐसा मटेरियल जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में है जिसका इस्तेमाल हम सोलर पैनल्स में कर सकते हैं। पेरोव्स्काइट सोलर सेल में एक पेरोव्स्काइट की लेयर होती है, उसके ऊपर लाइट एब्जॉर्बर लगे होते हैं और इसकी ऊपर नीचे दोनों तरफ लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है ETL की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके अलावा यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कंडक्टिंग ग्लास भी होता है और एक होल ट्रांसपोर्ट लेयर होता है नीचे। आप इसे इमेज में देखें तो और समझ में आ जाएगा। ये पेरोव्स्काइट की लेयर है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर दिख रहा है, नीचे ये होल कंडक्टर है जो हमने अभी देखा, इसके ऊपर एक ग्लास लगाया जाता है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं सोलर पैनल के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस भी चल रही हैं। तो डोपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हम वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन फॉरेन एटॉम्स ऐड कर देते हैं किसी भी मेटल में, ताकि उसकी इफिशियंसी को इनहेंस कर सकें, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम चेंज कर सकें। तो ये तो मामला हो गया पेरोव्स्काइट सोलर सेल के बारे में। रिविजन करते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक डिसीज है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। दैट्स ट्रू। क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक रहने वाली डिसीज। ओपन एग्रीड लाइसेंसिंग पॉलिसी ये प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल को अडॉप्ट करता है, गलत है। ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को अडॉप्ट करता है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हेड करते हैं, गलत है। सेक्रेटरी इसे हेड करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा ESA CSA का स्पेस टेलीस्कोप है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है। दैट्स ट्रू। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहे होंगे आज के आर्टिकल्स, मैंने आसान बनाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। PDF मिल जाएगी OnlyIS के टेलीग्राम चैनल पे। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप वहाँ जा सकते हैं। जाइए PDF को डाउनलोड करिए और रिविजन करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।